Back to my channel. You are watching Tutor Online. In today's topic we are going to study activation analysis. Activation analysis is basically a technique of analysis in which atoms of a particular element in a sample are made radioactive, typically by radiation with neutrons, and their concentration is then determined radiologically. If neutrons are used for activation of sample, then this process is called neutron activation analysis. It is a radiochemical method in which sample to be analyzed is bombarded with nuclear radiations or particles, due to which the radiations emitted from the sample are measured with the process known as neutron activation analysis. In other words, ये एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोसेस है जो यूज़ होता है किसी भी एलिमेंट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए इन अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल्स। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में सैंपल के न्यूक्लियस पे फोकस किया जाता है, चाहे उसकी केमिकल फॉर्म कोई भी हो। ये एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेक्निक है जो यूज़ होती है ट्रेस अमाउंट माइनर या मेजर क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो कि प्रेजेंट होती हैं सैंपल के अंदर। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है टारगेट न्यूक्लियस पे, जिसकी वजह से कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो हैवी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉम्प्ट गैमा रेज जनरेट होंगी, यानी फ़ौरन गैमा रेज जनरेट होंगी फॉर द लीस्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद कंपाउंड न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में और बीटा पार्टिकल जनरेट होंगे और डिलेड गैमा रेज प्रोड्यूस होंगी। डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशंस इसलिए इमिट हो रही हैं ताकि जो न्यूक्लियस हैवी हुआ हुआ है, अनस्टेबल हुआ हुआ है, वो खुद को स्टेबिलिटी की तरफ ले आए और लास्ट में प्रोडक्ट न्यूक्लियस जनरेट होगा। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिवेशन एनालिसिस। नाउ लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिवेशन एनालिसिस। देयर आर मेनली 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ रेडिएशन एम्प्लॉयड फॉर एक्साइटेशन ऑफ सैंपल. सेकेंड इज टाइप ऑफ रेडिएशन emitted after excitation. Third is as being destructive or non-destructive method for sample. वन में ये देखा जा रहा है कि किस टाइप की रेडिएशन फॉल करवाई जा रही है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ सैंपल। ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज हो सकती हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, आइदर दे आर फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स को फॉल करवाने के बाद सैंपल के अंदर एक्साइटेशन किस तरह से हो रही है। सेकंड है कि बम्बार्डमेंट के बाद सैंपल किस टाइप के रेडिएशंस इमिट करता है, आइदर दे आर अल्फ़ा रेज, बीटा रेज या गैमा रेज, या फिर न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। न्यूट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स इमिट भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के पास एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कलेक्शन को बोलते हैं, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास को हम ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं। मिशन प्रोटॉन की होती है तो इट मीन्स एटॉमिक नंबर से एक माइनस होगा और एटॉमिक मास से भी एक माइनस होगा। इन अदर वर्ड्स, प्रोटॉन की इमिशन की वजह से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों में चेंजेस आएंगी और नया एलिमेंट जनरेट होगा। और अगर न्यूट्रॉन इमिट होता है तो जस्ट एटॉमिक मास में चेंजेस आएंगी, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। इट मीन्स कि जो हमारे पास एलिमेंट है उसी का आइसोटॉप होगा। डिस्ट्रक्टिव मेथड में लेबल्ड यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की नोन अमाउंट लेते हुए अनलेबल्ड यानी स्टेबल एलिमेंट के साथ डिल्यूशन करवानी है। फिर रेडियो एक्टिव एनालाइट की आइसोलेशन या सेपरेशन के बाद बीटा और गैमा एक्टिविटी चेक करनी है। जितना मास होगा उसके प्रोपोर्शनल उसकी एक्टिविटी होगी। सैंपल हमारा रेडियो एक्टिव है, उसके साथ जो डाइल्यूशन स्टेबल एलिमेंट्स की करवाई थी वो एक्ट करेगी एज स्टैंडर्ड। अगर सैंपल की रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेबल नहीं है तो हमें सैंपल का मास इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देयर इज़ अ फार्मूला टू फाइंड आउट द मास और वेट ऑफ द सैंपल। Wx is equal to Ax over As into Ws. Ax is equal to radioactivity of sample, As is equal to radioactivity of standard, Wx is equal to weight of sample and Ws is equal to weight of standard. By using this formula we can calculate the weight of the sample. एलिमेंट्स पर बम्बार्डमेंट की वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है। अगर एनालाइट प्रेजेंट है ट्रेस अमाउंट में तो सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है।
इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू ऐड नोन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैरियर. The separation of carrier and irradiated sample is done by different analytical methods. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नॉन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड ऐड करवा रहे हैं सैम्पल के अंदर टू इंक्रीज इट्स कंसनट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पाइकिंग. डिस्ट्रक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें सैंपल खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमें डंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है क्योंकि ये मोर सेलेक्टिव है, हाई सेंसिटिविटी है और सिंपल और फास्ट है. स्टेबल सैंपल पे जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो वो स्टेबल सैंपल अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस एमिट करना शुरू हो जाता है और उस अनस्टेबल सैंपल को डंप करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जहाँ भी वो जाएगा वो रेडिएशंस एमिट करना शुरू हो जाता है. इसलिए ज़रूरी है कि रेडियो एक्टिव सैंपल को नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही डंप किया जाए, अदरवाइज इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें सैंपल खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं होता, एज इट इज़ हम रिकवर कर सकते हैं. इसमें इरेडिएशन के बाद रेडियो एक्टिविटी चेक करने के लिए गैमा रेज स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है. ये वही फार्मूला है जो हमने डिस्ट्रक्टिव मेथड में भी पढ़ा था, टू कैलकुलेट द वेट ऑफ एनालाइट. अगर एनालाइट के गैमा रेज सिग्नल्स को अदर कंपोनेंट्स के सिग्नल से आइसोलेट करवा लिया जाए तब जाके ये मेथड सक्सेसफुल होगा. हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन्स को सैंपल के ऊपर फॉल करवाने के कौन कौन से सोर्सेज हैं. अगर एक्टिनाइड्स को लिया जाए तो उसमें कैलिफोर्नियम CF252 स्पॉन्टेनियस फिशन के थ्रू न्यूट्रॉन्स को एमिट करता है. न्यूट्रॉन सोर्सेज में न्यूट्रॉन जनरेटर्स और रिएक्टर्स भी शामिल हैं. अगर हम अल्फ़ा सोर्सेज को देखें, अल्फ़ा सोर्सेज या अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हीलियम न्यूक्लियाई से बने हुए हैं, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस जो होगा वो अल्फ़ा पार्टिकल कहलाएगा. हीलियम का पूरा एटम अल्फ़ा पार्टिकल नहीं होगा. हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए जो न्यूक्लियस है वो हैवी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एज अ पार्टिकल एक्ट करेगा. रेडियम या अमेरिशियम को बेरिलियम के साथ कंबाइन करें, मिक्स करें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा सोर्सेज जनरेट होंगे. व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम C12 एंड न्यूट्रॉन्स आर जनरेटेड. गैमा सोर्सेज से गैमा रेज को बेरिलियम और ड्यूट्रियम पे फॉल करवाना है. जब हम बेरिलियम पे फॉल करवाएंगे तो बेरिलियम का आइसोटॉप बनेगा विद एटॉमिक मास 8. इसी तरह जब गैमा रेज फॉल करवाई जाती हैं ड्यूट्रियम पे तो प्रोटियम प्रोड्यूस होगा, यानी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा विद न्यूट्रॉन्स. अगर किसी रिएक्शन में या किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हो रही हो तो उसको एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं नेगेटिव से. और अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो या देनी पड़े इसको बोलते हैं एंडोगोनिक और इसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं. इंटरफेरेंस उसको कहते हैं एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हिंड्रेंस इन द एनालिसिस ऑफ एनालाइट. जो भी हिंड्रेंस कॉज करे, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक.